हेलो दोस्तों, मैं हूँ शालिनी, आपकी फाइनेंस फैकल्टी। और आज हम सीखने वाले हैं एक सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रेशियो एनालिसिस। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मॉड्यूल 4 रेशियो एनालिसिस। आपको समझ आ रहा होगा कि मॉड्यूल 4 है ये, तो मॉड्यूल 3 तक तो ऑफकोर्स कवर हो चुका होगा। तो हाँ दोस्तों, मैंने एक फाइनेंशियल एनालिसिस के कोर्स के लिए एक सिलेबस डिज़ाइन करा है, और ये है वो सिलेबस जिसमें मैंने सिलेबस को 35 मॉड्यूल्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट मॉड्यूल में मैंने डिस्कस करा था इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल एनालिसिस। सेकेंड मॉड्यूल में मैंने डिस्कस करा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवरव्यू, जिसमें बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में मैंने डिस्कस करा था। एंड देन मॉड्यूल 3 जिसमें हमने बताया था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स क्या होती है, गैप, IFRS और अकाउंटिंग कन्वेंशंस और एजम्पशंस क्या होते हैं। तो अभी तक मैंने मॉड्यूल 3 तक डिस्कस कर रखा है। आज मैं मॉड्यूल 4 डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें रेशियो एनालिसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आपने ये पूरी की पूरी फाइनेंशियल एनालिसिस की कोर्स है, तो अगर आप फाइनेंशियल एनालिसिस सीखना चाहते हैं या फिर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट की प्रोफाइल के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं फाइनेंस की कैरियर में, तो ये वीडियो, ये जो पूरी सीरीज़ है, ये बिल्कुल हेल्पफुल है आपके लिए। ये वैल्यू ऐड करेगी आपकी लाइफ में। तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैं हर मॉड्यूल को पे वीडियो क्रिएट करके उसमें अपलोड कर रही हूँ। ये फ्री सर्विस है मेरी तरफ से हर फाइनेंस स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने मॉड्यूल 3 तक कवर कर लिया है। आज मॉड्यूल 4 का टर्म है, तो मॉड्यूल 4 हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अगर आपने मॉड्यूल 1 to 3 नहीं देखा है, तो आप इसके बाद जाके देखें, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ आएंगी और पूरी की पूरी फाइनेंशियल एनालिसिस कोर्स में आप प्रो हो पाएंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो ये टॉपिक MBA प्लेसमेंट के लिए, CA स्टूडेंट के लिए और स्टॉक मार्केट एनालिसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। मॉड्यूल 4 रेशियो एनालिसिस विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स। ओके, पेन और नोटबुक लेके बैठ जाओ, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है, बेनिफिशियल रहेगा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे लिक्विडिटी रेशियो की। तो लिक्विडिटी रेशियो मतलब पैसे का फ्लो कितना तेज़ है, और लिक्विडिटी रेशियो हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है। ये बात अपने माइंड में रखना कि दिस रेशियोज असेस अ कंपनीज एबिलिटी टू मीट्स इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस यूजिंग करेंट असेट। कि कोई भी कंपनी अपने करेंट असेट को यूज़ करके अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस मतलब अपने शॉर्ट टर्म लोन्स को मीट कर भी पाती है या नहीं कर पाती, कंपनी में एबिलिटी है या नहीं है, ये चीज़ें हम चेक करते हैं लिक्विडिटी रेशियो से। तो लिक्विडिटी रेशियो का 2 पार्ट होता है, एक करेंट रेशियो, दूसरा क्विक रेशियो। करेंट रेशियो इक्वल टू करेंट असेट डिवाइडेड बाई करेंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, हम करेंट असेट को करेंट लाइबिलिटीज़ से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये मेज़र करता है कि कंपनी की कितनी एबिलिटी है कि वो अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को विद शॉर्ट टर्म असेट के साथ, जो शॉर्ट टर्म असेट है, जो करेंट असेट है, मैंने पहले भी बताया था कि करेंट असेट क्या होता है। करेंट असेट वो असेट होता है जिसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 1 साल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और करेंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती है जिसको हम 1 साल के अंदर पे कर सकते हैं। तो वो चीज़ें आ गई यहाँ पे। तो करेंट असेट और करंट लाइबिलिटी मतलब कंपनी अपने शॉर्ट टर्म असेट, करंट असेट का यूज़ करके अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ मतलब करंट लाइबिलिटीज़ को कवर कर पाती है, और कितना कवर कर पाती है, ये एबिलिटी हम चेक करते हैं करंट रेशियो से, ठीक है। और एक आइडियल रेशियो इसका क्या है कि हमेशा करंट रेशियो वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो कंपनी के लिए सही है। तो अगर किसी कंपनी के पास 2 लाख के करंट असेट्स है, जैसे कि कैश, स्टॉक, रिसीवेबल्स, और उनकी करंट लाइबिलिटीज़ है 1 लाख, तो फॉर्मूले पे कैसे सेट होगा ये? जैसा कि फॉर्मूला है करेंट रेशियो इक्वल टू करेंट असेट डिवाइडेड बाय करेंट लाइबिलिटीज़। तो अगर असेट उसके पास कितने हैं 2 लाख और लाइबिलिटीज़ उसके पास कितनी है 1 लाख, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख तो इक्वल टू 2 आ गए। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कंपनी के पास 1 रुपये की लाइबिलिटी के लिए 2 रुपये की असेट अवेलेबल है, ठीक है। 2 रुपये उसके पास अवेलेबल है 1 रुपये की लाइबिलिटी को पे करने के लिए। तो कहीं ना कहीं 2 करेंट असेट करेंट रेशियो है, तो बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। करंट रेशियो आइडियल 1 से ज़्यादा होना चाहिए। 2 इज़ ग्रेट, ये बताता है कि कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस आराम से चुका सकती है। अब बात करेंगे लिक्विडिटी रेशियो की दूसरी रेशियो के बारे में। गाइज प्लीज़ फॉलो माई कर्सर बिकॉज इट विल हेल्प यू टू नो वेयर आई एम। ओके, सो सेकेंड इज़ क्विक रेशियो। क्विक रेशियो क्या होता है? बेसिकली क्विक रेशियो का एक और नाम है एसिड टेस्ट रेशियो।
तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्विक रेशियो का मैंने फॉर्मूला लिख रखा है। क्विक रेशियो इक्वल टू करेंट असेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई करेंट लाइबिलिटीज़। एक बात याद रखना, इन्वेंट्री को हम स्टॉक भी बोलते हैं। तो अगर कहीं पे क्वेश्चन में इन्वेंट्री की जगह स्टॉक दिया रहे तो आप स्टॉक को माइनस कर देना। तो करेंट असेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई करेंट लाइबिलिटीज़। सबसे पहले समझते हैं कि एसिड टेस्ट होता क्या है, क्यों ये एसिड टेस्ट होता है। तो क्योंकि ये टेस्ट करता है कि बिना इन्वेंट्री बेचे हुए भी कंपनी शॉर्ट टर्म ड्यूज चुका सकती है या नहीं चुका सकती है, ये टेस्ट होता है, इसलिए इसको एसिड टेस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर करेंट असेट 2 लाख है, इन्वेंट्री 50,000 की है और लाइबिलिटीज़ 1 लाख है, तो हम 2 लाख में से 50,000 जो कि इन्वेंट्री है उसको माइनस करेंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे 1 लाख से। तो अभी हमारा रेशियो आ गया 1.5। तो ये बहुत ही अच्छा रेशियो, गुड रेशियो, क्योंकि कंपनी के पास जल्दी कैश बनने वाले असेट भी ज़्यादा है अगर इन्वेंट्री को ना भी सेल करे तब, क्योंकि इन्वेंट्री थोड़ा सा लेस लिक्विड होता है तो इसलिए इसको इन्वेंट्री को एक्सक्लूड कर दिया गया है। और ये एक से ज़्यादा हो तो अच्छा है कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 रेशियोज़ की हेल्प से हमने कैसे कंपनी की हेल्थ को चेक करा है, शॉर्ट टर्म हेल्थ को चेक करा है। अब बात करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो की। इस सॉल्वेंसी रेशियोज़ में जो भी रेशियोज़ आएंगे उसको कैलकुलेट करके हम कंपनी की लॉन्ग टर्म हेल्थ भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक फाइनेंशियल डॉक्टर की तरह भी एक्ट कर सकते हो। तो नाउ वी विल चेक द कंपनी लॉन्ग टर्म हेल्थ with the help of solvency ratios. तो solvency ratios evaluate the long term financial stability and debt management capacity of a company. ये evaluate करता है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है लॉन्ग टर्म में और इसकी डेट मैनेजमेंट कैपेसिटी भी क्या है। तो सबसे पहला रेशियो इसमें आता है डेट टू इक्विटी रेशियो। हाँ, सॉल्वेंसी रेशियो में कंपनी लॉन्ग टर्म में ठीक कर पाएगी या नहीं कर पाएगी ये हम समझते हैं। तो सबसे पहला रेशियो आता है हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे। डेट टू इक्विटी रेशियो इज हियर, डेट टू इक्विटी इक्वल टू टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो डेट अगर 5 लाख की है, इक्विटी 10 लाख की है, तो 5 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 0.5। मतलब हर 1 रुपये की इक्विटी के अगेंस्ट 0.5 डेट है। ये सेफ जोन है क्योंकि 1 रुपये का इक्विटी है किसी कंपनी का और 0.5 है, मतलब इक्विटी से कम उसका डेट है। तो ये कंपनी के लिए सेफ जोन है। अगर 2 से ज़्यादा यही होता तो ये डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा लोन है तो ज़्यादा रिस्क भी होगा कंपनी के लिए। तो इसका इंटरप्रिटेशन यहाँ पे लिखा है कि शोज़ द पोर्शन ऑफ डेट टू इक्विटी। इक्विटी के कंपैरिजन में डेट का क्या पोर्शन है ये शो करता है। तो अभी हमने एग्जाम्पल से देखा कि अगर 5 लाख का डेट है किसी कंपनी के पास और इक्विटी 10 लाख है, तो हम 5 डिवाइड बाई 10 करेंगे क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल डेट डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो हमारा डेट 5 है, शेयर होल्डर्स इक्विटी 10 है, उसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.5 है। जब हमारे पास 1 रुपये का असेट है तो हमारा डेट कितना है 0.5 का। तो एक कहीं ना कहीं इक्विटी से कम डेट है, तो ये सेफ जोन में है कंपनी। ओके, अब दूसरी रेशियो की बात करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर, जिसको हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बोलते हैं, राइट। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये क्या होता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट कवरेज इक्वल टू EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट एक्सपेंस। EBIT का और भी नाम है, आप सर्च करना गूगल पे, फिर मुझे कमेंट में बताना क्या है। ओके, तो इंटरप्रिटेशन क्या होता है इसका कि ये मेज़र करता है कि कंपनी अपना इंटरेस्ट पे कर पा रही है नहीं कर पा रही है। अगर किसी कंपनी के पास EBIT कहाँ देखने को मिलेगा? तो अगर आप किसी कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ चेक करना चाहते हो तो सारे जो वैल्यूज़ हैं वो आपको उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखने मिलेंगे। लाइक आप किसी कंपनी का चेक करना चाहते हो ये सब, तो आप उस कंपनी के एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पोर्शन में जाके देख सकते हो। EBIT आपको इनकम स्टेटमेंट में देखने को मिलेगा। इक्विटी आपको, जैसा कि मैंने पहले बताया था डेट टू इक्विटी में, तो डेट और इक्विटी दोनों आपको बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आपको इनकम स्टेटमेंट में देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये वैल्यूज़ आपको इनकम स्टेटमेंट और P&L स्टेटमेंट जो भी है, उसके बाद बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सब में वैल्यूज़ मिल जाएंगे। आप वहाँ से कैलकुलेट करके
आप इंटरप्रेट कर सकते हो और फिर डिसीजन ले सकते हो कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट लायक भी है या नहीं। अगर किसी कंपनी के पास 2 लाख का EBIT है और इंटरेस्ट उसके पास 50,000 का है, तो मतलब 2 लाख का EBIT डिवाइडेड बाई 50,000 50,000, तो ये 4 आ गया। मतलब कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट 4 टाइम्स कवर कर सकती है अपने EBIT से। जो भी उसका अर्निंग है, अभी तक उसने इंटरेस्ट और टैक्स नहीं पे करे हैं, उस अर्निंग से वो अपने इंटरेस्ट को 4 टाइम्स तक पे कर सकती है। ठीक है, तो ये मेज़र करता है कि कंपनी अपनी इंटरेस्ट को पे कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, उसकी एबिलिटी को मेज़र करता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो जैसा कि इस एग्जांपल में था कि उसके पास अर्निंग तो 2 लाख की थी और उसका इंटरेस्ट 50,000 का ही है, तो वो अपने 2 लाख से 50,000 को 4 टाइम्स कवर कर सकता है। ये सेफ़ है। ये रेशियो अगर 1 से कम है तो इसका मतलब प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इंटरेस्ट देने के पैसे ही नहीं होते हैं। तो जैसा मैंने यहाँ पे बताया कि 4 है तो बहुत अच्छा रेशियो है, और अगर 1 से कम होता है तो इसमें इंटरेस्ट इसमें सेफ जोन नहीं होता, क्योंकि इंटरेस्ट देने के पैसे नहीं होते कंपनी के पास। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि अगर रेशियो 1 से कम है तो ये थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट रिस्क शो करता है। अगर कम 1 से ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे डेट रेशियो की। डेट रेशियो में हमारा टोटल लाइबिलिटीज़ डिवाइडेड बाई टोटल असेट्स आता है। तो अगर लाइबिलिटीज़ 4 लाख है किसी कंपनी का और असेट 10 लाख की है, ये दोनों चीज़ें लाइबिलिटीज़ और असेट्स दोनों आपको बैलेंस शीट में मिल जाएंगे। तो लाइबिलिटीज़ 4 लाख की है, असेट 10 लाख की है, तो 4 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 0.4। तो हमारा 40% असेट डेट से फाइनेंस हो रहा है। मतलब जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, द लोअर द बेटर। ओके, अब हम बात करेंगे इक्विटी रेशियो की। यस, इक्विटी रेशियो में अगर हम समझे तो इक्विटी रेशियो क्या कहता है? इक्विटी रेशियो दिखाता है कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है एंड डिपेंडेंसी ऑन इक्विटी फाइनेंसिंग। तो इसका फॉर्मूला होता है इक्विटी रेशियो इक्वल टू शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ये इंटरप्रेट करता है कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है और उसकी इक्विटी फाइनेंसिंग पे डिपेंडेंसी कितनी है। तो किसी कंपनी के पास 6 लाख का इक्विटी है, 10 लाख की एसेट है, तो 6 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे हम, तो हमारा यहाँ से 60% आ जाता है। मतलब अगर 60% असेट खुद के पैसे से फंड किए गए हैं तो ये कंपनी सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, इसका फाउंडेशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर किसी कंपनी का जो असेट है वो 60% तक अपने पैसे से, इक्विटी के पैसे से खरीदे गए हैं, तो ये कंपनी स्ट्रॉन्ग बेस पे है। अब हम कैपिटल गियरिंग रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो का जो 5वां रेशियो है उसको हम समझेंगे कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या होता है? इसको हम फिक्स्ड इंटरेस्ट फंड डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल गियरिंग इक्वल टू फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग फंड्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि अगर कंपनी ने ज़्यादा पैसा लोन से लिया है तो गियरिंग हाई होता है। मतलब अगर कंपनी ने सबसे ज़्यादा पैसा लोन से लिया है तो कहीं ना कहीं उसकी रिस्क ज़्यादा है। जैसे कि लोन में डिवेंचर्स आ गए, प्रेफरेंस शेयर्स आ गए, तो हायर गियरिंग रेशियो मीन्स हायर डेट रियलाइंस, मतलब इससे फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है। अगर गियरिंग रेशियो ज़्यादा है तो ये कहीं ना कहीं डेट पे कंपनी ज़्यादा रियलाई कर रही है, तो उससे फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा हो जाता है। ये शो करता है। तो अभी तक गाइज हमने डिस्कस करा लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में अभी तक हमने देखा करेंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को हम एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें इन्वेंट्री को हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लेस लिक्विड एसेट है वो इन्वेंट्री। तो फिर भी उसके पास, कंपनी के पास कितना एबल है कि कितना कैपेबल है कंपनी कि वो अपने शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पे कर सके। उससे पहले हमने करंट रेशियो देखे, उसका आइडियल रेशियो 1 है, 1 से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो की, तो सॉल्वेंसी रेशियो हमारे लॉन्ग टर्म, कंपनी की लॉन्ग टर्म हेल्थ को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म में जो लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस है, डेट है, वो उसको पे करने में, उसको मीट करने में कैपेबल है या नहीं है। तो उसमें हमने डेट टू इक्विटी रेशियो समझा। डेट टू इक्विटी रेशियो इक्वल टू डेट, टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये शो करता है कि अगर ज़्यादा रेशियो आती है तो इससे फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा होते हैं, और ये डेट टू इक्विटी का प्रोपोर्शन शो करता है। ठीक है, मतलब अगर डेट इक्विटी इतना है तो उसका
डेट कितना है, कंपनी में डेट कितना है और इक्विटी कितनी है, उसका प्रोपोर्शन शो करता है। तो हमेशा इक्विटी से कम डेट होगा तो ज़्यादा अच्छा है कंपनी के लिए। फिर दूसरा हमने देखा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में हमने देखा कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो इसमें ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नाम से ही बहुत ज़्यादा फैमिलियर है, क्योंकि अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब कंपनी अपने अर्निंग से जो अपनी प्रॉफिट हो रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, EBIT को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कितना इंटरेस्ट कवर कर पा रही है। अगर किसी कंपनी ने लोन लिया है और उसको 50,000 का इंटरेस्ट देना है और उस कंपनी के पास की इनकम 2 लाख तक की है, तो अपने 2 लाख से वो इंटरेस्ट को कितना कवर कर पा रही है, तो वो 2 लाख से इंटरेस्ट को 4 टाइम्स तक कवर कर लेगी, जैसा मैंने एग्जांपल दिया था। तो अगर 1 से कम है, अगर ये जो भी आता है वैल्यू, तो वो कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्ट रिस्क दिखाता है। बट अगर 1 से, जैसे कि अभी 4 आया, तो 4 बहुत अच्छा है, सॉलिड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, क्योंकि कंपनी अपने इनकम जो भी प्रॉफिट हो रही है उससे 4 टाइम्स तक उस इंटरेस्ट को कवर कर सकती है। तो ये भी दिखाता है कि कंपनी कितना कैपेबल है, ये मेज़र करता है टू कंपनीज एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट। ओके, तीसरा हमने रेशियो देखा डेट रेशियो। डेट रेशियो में हमने देखा कि टोटल लाइबिलिटीज़ डिवाइड बाई टोटल असेट, मतलब टोटल असेट कितना है कंपनी, ये पोर्शन दिखाता है कि असेट्स जो हैं वो कितना फाइनेंस किए गए हैं लाइबिलिटीज़ से। मतलब अगर कंपनी में जितनी भी असेट्स खरीदी गई है, क्या वो लोन से खरीदे गए हैं, कितने पार्ट्स असेट के लोन से खरीदे गए हैं, तो ये चीज़ें दिखाती है। अगर ये कम ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कम होता है, अगर लोन से कम खरीदे गए हैं तो इक्विटी से ज़्यादा खरीदे गए होंगे, और इक्विटी से ज़्यादा खरीदे गए होंगे मतलब बिज़नेस के खुद के पैसे से ज़्यादा खरीदे गए हैं, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि उनका रिलायंस, मतलब वो कंपनी जो है वो ज़्यादा डेट पे रिलाय नहीं कर रही है, ये शो करता है। फिर डेट इक्विटी रेशियो और डेट रेशियो और इक्विटी रेशियो बहुत ही क्लोज है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने इसमें देखा कि टोटल एसेट से टोटल लाइबिलिटीज़ से टोटल एसेट कितना परचेज़ की गई है, और इक्विटी रेशियो में हमने ये देखा कि टोटल जो शेयर होल्डर्स की इक्विटी है उससे टोटल एसेट कितना परचेज़ की गई है। तो अगर ये ज़्यादा होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर कि इक्विटी शेयर ऐसा होता है, तो इसमें ये दिखाता है कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और इक्विटी फाइनेंसिंग पे कितना डिपेंडेंसी है। फिर हमने देखा कैपिटल गियरिंग रेशियो में हमने देखा कि फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग फंड्स डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब हायर गियरिंग मतलब ये होता है, अगर इसकी रेशियो अगर ज़्यादा आ जाए तो ये शो करता है कि कंपनी जो है वो डेट पे ज़्यादा रिलाई करती है और इससे फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सॉल्वेंसी रेशियो में हमने डिस्कस करी थी। अब तीसरा रेशियो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ये बताता है कि मुनाफा कितना हो रहा है कंपनी में। दिस रेशियो शोज एन एक्सेस हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी जनरेट्स प्रॉफिट, कितनी एफिशिएंटली कंपनी अपना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। तो इसका सबसे पहला टॉपिक है रिटर्न ऑन इक्विटी पे कितना रिटर्न आ रहा है कंपनी को। इसका फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन इक्विटी इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी इंटू 100। ये हमेशा परसेंटेज में आता है, इस बात को ध्यान रखना। तो रिटर्न ऑन इक्विटी इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी इंटू 100। ये तो इसका एग्जाम्पल से समझते हैं एक बार, कि किसी कंपनी का नेट इनकम 2 लाख का है, इक्विटी 10 लाख है, तो 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 इक्वल टू 20%, मतलब शेयर होल्डर्स को 20% रिटर्न मिल रहा है। बहुत ही इंप्रेसिव बात है ये तो ये इंटरप्रेट क्या करता है, ये इंटरप्रेट करता है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि रिटर्न जनरेटेड ऑन शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर के फंड से कितना रिटर्न हम कंपनी जनरेट कर पा रही है। फिर दूसरा रेशियो है रिटर्न ऑन असेट। रिटर्न ऑन असेट का फॉर्मूला होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल असेट इंटू 100, नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल असेट इंटू 100। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम देखें तो ये दिखाता है कि ये असेट की यूटिलाइजेशन कितनी एफिशिएंटली हो रही है कंपनी में, मतलब असेट को यूज़ करके कितना कंपनी इनकम कमा रही है। ये इवेलुएट करता है कि हाउ एफिशिएंटली असेट्स आर यूज्ड टू जनरेट प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर किसी कंपनी का 2 लाख नेट इनकम है, ठीक है, और टोटल असेट 20 लाख की है, तो 2 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100 इक्वल टू 10%। ये दिखाता है कि असेट की यूटिलाइजेशन कितनी एफिशिएंटली हो रही है प्रॉफिट को जनरेट करने में।
तीसरा रेशियो है ग्रॉस मार्जिन। अच्छा, एक और चीज़ कि रिटर्न ऑन इक्विटी जितना ज़्यादा अच्छा हो, रिटर्न ऑन असेट भी जितना ज़्यादा हो अच्छा हो, क्योंकि वेटर होना अच्छी बात है। फिर ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन में हम देखेंगे इसका फॉर्मूला सबसे पहले देखते हैं। ग्रॉस मार्जिन इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100। और ये क्या शो करता है? ये शो करता है प्रॉफिट आफ्टर कवरिंग डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जब कंपनी अपने डायरेक्ट प्रोडक्शन के डायरेक्ट कॉस्ट को कवर कर लेती है, उसके बाद का प्रॉफिट क्या है कंपनी का, ये शो करता है। तो इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100। रेवेन्यू मतलब कि कंपनी अपना सामान जो है, जो ऑपरेटिंग चीज़ें हैं उसने प्रोडक्शन की है, वो चीज़ें बेचकर कितना पैसा कमा रही है। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में आप देखोगे रेवेन्यू आता है, तो वो दिखाता है कि अपने जो चीज़ें हैं, प्रोडक्शन है, उसको सेल करके कंपनी कितना पैसा कमा रही है। ये रेवेन्यू हो गया। पर रेवेन्यू में भी हमारा क्या होता है? एक्सपेंसेस तो होती है, क्योंकि उस प्रोडक्शन को बनाने में एक्सपेंसेस तो लगे हुए हैं, उस चीज़ों को बनाने में एक्सपेंसेस लगे होंगे, तो हम उसको रेवेन्यू में से माइनस करते हैं, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है। ठीक है, तो ग्रॉस मार्जिन कैसे निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100। जब हम उसको प्रोडक्शन के कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, कवर करने के बाद जो प्रॉफिट दिखता है उसको हम ग्रॉस मार्जिन कहते हैं। तो अगर किसी कंपनी के पास 10 लाख का सेल्स है, मतलब 10 लाख की रेवेन्यू है, और उसमें COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6 लाख का है, जो सामान हमने बेचा है उस पर जो कॉस्ट लगी थी वो 6 लाख है, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 4 लाख का हो जाएगा। तो अब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख हो गया, तो ग्रॉस मार्जिन कैसे निकालेंगे? ग्रॉस मार्जिन इक्वल टू 4 लाख डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि हमारा सेल्स जो कि रेवेन्यू भी बोलते हैं इसको, वो 10 है, इनटू 100, तो ये 40% आ गया। ठीक है, तो ये दिखाता है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है जब COGS को हम माइनस कर देते हैं तब। फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का ही एक पार्ट है, जिसमें हम क्या देखते हैं? ये दिखाता है कि बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी जब सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तब कितना प्रॉफिट बचता है उसके कंपनी के पास। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं, उसको हम डिवाइड कर देते हैं रेवेन्यू शेयर इनटू 100। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला लाइक नेट प्रॉफिट मार्जिन इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100। तो किसी कंपनी के पास 1 लाख का नेट प्रॉफिट है, रेवेन्यू उसके पास 10 लाख का है, तो 1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 इक्वल टू 10%। अच्छा, नेट प्रॉफिट कब निकलता है? जब हम सारे एक्सपेंसेस कंपनी में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, तो हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। इंटरेस्ट, टैक्स सबको माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट निकलता है। तो ये बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है कंपनी का। फिर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है उसमें इसका फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100। और ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, जिसमें फाइनेंसिंग कॉस्ट और टैक्सेस को एक्सक्लूड करने के बाद। ठीक है, तो EBIT अभी तक फाइनेंशिंग कॉस्ट और टैक्सेस को हमने माइनस मतलब एक्सक्लूडिंग नहीं। EBIT क्या होता है? EBIT उससे पहले की चीज़ होती है जब इंटरेस्ट और टैक्स उसमें इन्वॉल्व नहीं हो। ठीक है, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग मार्जिन कैसे निकलता है? ऑपरेटिंग मार्जिन इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर EBIT डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100। तो अगर किसी कंपनी का EBIT 2 लाख का है और रेवेन्यू 10 लाख का है, तो 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 इक्वल टू 20%। मतलब बिजनेस का असली मार्जिन विदाउट फाइनेंस कॉस्ट एंड टैक्स का इतना आ रहा है। बाद में हम टैक्स और जो भी है इंटरेस्ट माइनस कर सकते हैं और करते ही हैं। ये सारी वैल्यूज़ आपको इनकम स्टेटमेंट में मिलेगी। कंपनी की इनकम स्टेटमेंट देखोगे तो ये सारी वैल्यूज़ मिल जाएगी, वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर लास्ट है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जो कैपिटल एम्प्लॉयड किया गया है कंपनी के द्वारा, उस पर कितना रिटर्न आ रहा है। तो ROC इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? तो टोटल असेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज़। जो पूरी की पूरी असेट्स है उसमें से हम करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। ठीक है, अब इस क्या मेज़र करता है? इट मेजर्स द रिटर्न ऑन टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल यूज्ड इन द बिजनेस में टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल यूज़ किया गया है, उस पर कितना रिटर्न आ रहा है, ये मेज़र करता है बेसिकली। तो अगर किसी कंपनी के पास 3 लाख का EBIT है, असेट 15 लाख का है और करंट लाइबिलिटीज़ 5 लाख है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? EBIT डिवाइडेड बाई
क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, तो असेट, टोटल असेट जो है भी है उसमें से हम करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल असेट 15 लाख का है और हम करंट लाइबिलिटीज़ 5 लाख माइनस करते तो 10 लाख बच गया। 3 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, 30%। और ये क्या रिटर्न करता है, ये सॉलिड रिटर्न ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल रिटर्न, ठीक है। ये इसका क्या होता है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल पे सॉलिड रिटर्न दे रहा है, क्योंकि 30% इज़ अ गुड अमाउंट, गुड परसेंटेज, ठीक है। अब सबसे लास्ट रेशियो की बात करते हैं, दैट इज़ एफिशिएंसी रेशियो। गाइस, एफिशिएंसी रेशियो इज़ लास्ट रेशियो ऑफ द रेशियोज एनालिसिस। तो इसको थोड़ा समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले एफिशिएंसी रेशियो क्या होती है, कंपनी कितनी एफिशिएंटली काम कर रही है, ये दिखाता है एफिशिएंसी रेशियो। तो सबसे पहले फॉर्मूला, इसका डेफिनेशन देखते हैं। दिस रेशियो शोज हाउ वेल अ कंपनी यूजेस इट रिसोर्सेज टू जनरेट इनकम। कंपनी इनकम को जनरेट करने के लिए कितने अच्छे तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है, ये दिखाता है एफिशिएंसी रेशियो। तो सबसे पहला हमारा असेट टर्नओवर रेशियो आता है। असेट टर्नओवर रेशियो में क्या होता है, असेट टर्नओवर इक्वल टू नेट सेल्स डिवाइडेड बाई टोटल असेट, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो गया, असेट टर्नओवर इक्वल टू नेट सेल्स डिवाइडेड बाई टोटल असेट। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, जितना ज़्यादा रेशियो होगा उतनी ज़्यादा असेट की यूज़ हो रही है, उतनी अच्छे तरीके से कंपनी असेट का यूज़ कर रही है। तो एग्जांपल अगर देखें तो 20 लाख का असेट है, 20 लाख की सेल है, मतलब 20 लाख रेवेन्यू है और असेट 10 लाख का है, तो 20 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारा असेट टर्नओवर 2 लाख, मतलब 2 आ गया। तो कंपनी हर एक असेट से 2 कमा रही है, मतलब 1 रुपये अगर कंपनी इन्वेस्ट कर, कंपनी के पास असेट है तो उससे 2 रुपये का वो प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है। ये दिखाता है असेट टर्नओवर। तो ये ज़्यादा अच्छा है, मतलब 2 है, कहीं ना कहीं असेट से ज़्यादा है, तो ये अच्छा है, मतलब कंपनी अपने असेट को अच्छे तरीके से यूज़ कर रही है। दूसरा हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू COGS डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। तो COGS क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया कि कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक बार देखते हैं हम, ये क्या इंटरप्रेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि हाउ ऑफन इन्वेंट्री सोल्ड एंड रिप्लेस्ड, कितनी तेज़ी से कितनी बार इन्वेंट्री को बेचा जा रहा है और रिप्लेस किया जा रहा है। तो अगर किसी कंपनी का COGS जो कि COGS कंपनी का 6 लाख है, एवरेज इन्वेंट्री 1.5 लाख है। एवरेज इन्वेंट्री आपको दिया नहीं होगा उसमें इनकम स्टेटमेंट में आपको एवरेज इन्वेंट्री निकालना पड़ेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आपका एवरेज इन्वेंट्री निकलेगा। तो इन्वेंट्री टर्नओवर इक्वल टू COGS दिया होगा इनकम स्टेटमेंट में, और उसके बाद डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री, तो ये हमारा निकलेगा। तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 1.5 इक्वल टू 4। तो इन्वेंट्री 4 टाइम्स सेल हो रही है और रिफिल हो रही है, तो ये एफिशिएंट है, ठीक है। तो थर्ड रेशियो हमारा रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। अभी ये दिखाता है कि इसमें रिसीवेबल्स में कितनी बार चीज़ें हो रही है, मतलब कंपनी कितनी इफेक्टिव है अपने रिसीवेबल्स को कलेक्ट करने में, ये दिखाता है। तो रिसीवेबल्स टर्नओवर इक्वल टू होता है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाई एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स, ठीक है। तो नेट क्रेडिट सेल्स इक्वल टू डिवाइडेड बाई एवरेज रिसीवेबल्स। तो अगर सेल्स 5 लाख की है और एवरेज रिसीवेबल्स 1 लाख है, तो 5 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 5। आपको एवरेज रिसीवेबल्स भी दिया नहीं होगा, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स आपको निकालना पड़ेगा। आप उसी इनकम स्टेटमेंट में वैल्यूज़ फाइंड करके निकाल सकते हैं। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, 5 जो आया है वैल्यू, कि जल्दी पैसे मिल रहे हैं, मतलब अच्छी कलेक्शन एफिशिएंसी है, कंपनी रिसीवेबल्स को कलेक्ट कर पा रही है अच्छे से, ठीक है। अब हम पेएबल टर्नओवर रेशियो देख लेते हैं। तो पेएबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है पेएबल टर्नओवर इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट पेएबल्स। इसका क्या था, रिसीवेबल टर्नओवर का नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स, और इसका पेएबल का है पेएबल्स टर्नओवर इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट पेएबल। तो पेएबल रेशियोज कैसे का एक एग्जांपल समझते हैं। अगर कंपनी परचेज कर रही है, कंपनी की परचेजेस है 4 लाख, ठीक है, और अकाउंट पेएबल 1 लाख की है, तो 4 डिवाइडेड बाई 1 एवरेज अकाउंट पेएबल, हमेशा इसको फाइंड करना पड़ेगा। तो 4 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 4, मतलब सप्लायर पेमेंट 4 टाइम्स हो रहे हैं, तो ज़्यादा कैश नहीं रोक के रखा है कंपनी ने,
ठीक है। जो कंपनी की सप्लायर है, जो सप्लाई कर रहे हैं चीज़ों को, उसको पेमेंट कंपनी अच्छे से दे रही है, टाइम पे दे रही है, तो ज़्यादा पेमेंट रोक के नहीं रखा है, यही शो करता है जो अभी हमने एग्जाम्पल से समझा। तो इसमें क्या इंडिकेशन होती है, ये इंडिकेट करता है कि हाउ फास्ट अ फर्म पेज इज सप्लायर, कंपनी कितने फास्ट अपने सप्लायर को पे कर पा रही है, ये हमारा पेबल टर्नओवर रेशियो बताता है। and this is the second last ratio, I think. Yes, this is the second last ratio of turnover ratio, that is working capital turnover ratio. And this is working capital turnover ratio. What is the formula of this? Working capital turnover equal to net sales divided by working capital. And what it shows, it shows how efficiently working capital is being used to generate sale. मतलब वर्किंग कैपिटल को कितना एफिशिएंटली कंपनी यूज़ कर रही है अपने सेल को जनरेट करने के लिए, राइट। तो अगर किसी कंपनी का 12 लाख का सेल है, वर्किंग कैपिटल 3 लाख है, वर्किंग कैपिटल कैसे निकालता है? वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो ये आपको निकालना पड़ेगा। उसके बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट में जाके करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज़ ढूंढ सकते हो, वहाँ से आप फिर वर्किंग कैपिटल इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। तो आपका वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा। फिर आप वर्किंग कैपिटल टर्नओवर भी निकाल सकते हो, लाइक नेट सेल्स डिवाइड बाई वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल हमारा किसी कंपनी का सेल्स 12 लाख का है, वर्किंग कैपिटल 3 लाख, तो 12 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारा 4 आ गया। मतलब ₹1 का वर्किंग कैपिटल से ₹4 का रेवेन्यू बनाया जा रहा है। ये काफ़ी इफिशियंट है कंपनी के लिए, जो मैंने एग्जांपल आपको बताया। फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो, दिस इज़ द लास्ट रेशियो ऑफ टर्नओवर रेशियो एंड दिस इज़ द लास्ट रेशियो ऑफ दिस मॉड्यूल ऑल्सो, सो वी विल अंडरस्टैंड इट केयरफुली। So what is the formula of fixed asset turnover ratio? Fixed asset turnover ratio equal to net sales divided by net fixed asset. मतलब फिक्स्ड असेट का यूज़ करके कितना सेल्स हो रहा है, ये मेज़र करता है कि रेवेन्यू जनरेशन कितनी हो रही है उसके फिक्स्ड असेट इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। कंपनी की फिक्स्ड असेट इन्वेस्टमेंट से कितनी कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं। सेल्स है 15 लाख की, फिक्स्ड असेट है 5 लाख का, तो 15 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 3। फिक्स्ड असेट वो असेट होती है जिसको हम जल्दी से सेल नहीं करते, लाइक करेंट असेट नहीं होता ये। तो फिक्स्ड असेट से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है यहाँ पे भी, क्योंकि 15 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 3, तो ये सही है और ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो दोस्तों ये थे सभी इम्पॉर्टेंट रेशियोज़ जो आपको न सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए बल्कि रियल बिजनेस वर्ल्ड और स्टॉक एनालिसिस के लिए भी आने चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और सब्सक्राइब करो चैनल को। ऐसे ही और फाइनेंस वीडियोस के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं डिस्कस करूँगी मॉड्यूल 5 को, ठीक है। और मॉड्यूल 5 में क्या है गाइस? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस। तो पूरे फाइनेंशियल एनालिसिस कोर्स में अब मॉड्यूल 5 पे हम पहुंच गए हैं, जहाँ पे बात करेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस, इन विच आई विल एक्सप्लेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रेंड्स, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।